देखो यौन रोग क्या है? नहीं, जनन अंगों की बीमारी को यौन रोग कहते हैं। जनन अंग मादा के भी शरीर में और नर के भी शरीर में होता है। नहीं, तो ये यौन रोग जितने भी हैं वो सारे संक्रामक रोग हैं। यौन रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाला रोग है। इसमें से कुछ रोग का नाम हम लिखे हुए हैं, जैसे ये सिफिलिस एक प्रकार का संभोग, ये सारे जो है ना संभोग के दौरान होने वाला रोग है। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग इसमें से है और एक दूसरे व्यक्ति के साथ अगर संभोग कर रहा है, नहीं, तो ये रोग उस व्यक्ति में जाने का बड़ी ज़्यादा चांस रहता है। संक्रामक रोग उसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं उसमें वायरस के इधर से उधर जाने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो सिफिलिस हो गया तुम्हारा, गोनोरिया, ठीक है, एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसका हिंदी जो उच्चारण है ना, हिंदी नेम उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण, ठीक है, इसका हिंदी नाम एड्स का, याद रखोगे तुमको। अगला है ट्राइकोमोनियासिस, ये भी एक प्रकार का रोग है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो ये तुम्हारे यौन रोग हो गए। और यौन रोग से बचने का जो उपाय है वो तुमको इन व्यक्तियों के साथ संभोग नहीं करना चाहिए जो सर्वप्रथम कि इस रोग से जो ग्रसित है, ठीक है। और भी युक्ति है जो तुमको अभी हम बताने जा रहे हैं। हम तुमको बोर्ड पर लिख करके रखे हुए हैं तुम्हारे लिए कि परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है? अक्सर हम लोग बहुत तरह का एडवर्टाइज सुनते हैं, मेडिकल के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, है ना, जारी करता है, सरकार के द्वारा भी जारी करता है कि परिवार नियोजन करा लें। नहीं, ये परिवार नियोजन क्यों कराने के लिए हमको बाध्य करती है सरकार, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के सबसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक सरल उपाय जो है ना, परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कराना आवश्यक है। परिवार नियोजन करने का मतलब कि प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक उपायों द्वारा विकास, समृद्धि और परिवार संरक्षण के दृष्टिकोण से परिवार के आकार को सीमित करना, परिवार के आकार को कंट्रोल करना परिवार नियोजन कहलाता है। चाहे वो परिवार नियोजन प्राकृतिक तरीके से मतलब स्वतः होता है, तो कोई कोई फैमिली में, कोई कोई परिवार में कि 2 बच्चा हुआ उसके बाद कभी फिर नहीं हुआ, 1 बच्चा हुआ फिर कभी नहीं हुआ, ऐसा भी होता है ना, प्राकृतिक तरीका हो गया। अप्राकृतिक उपाय, और जब अप्राकृतिक उपाय ज़्यादा लोग अपनाता है, जो हमको अपने अनुसार, अपने घर के बजट के अनुसार हमको बच्चे रखने हैं, उसी के आकार में हमको चलना है, नहीं, उसी के आधार पर हमको चलना है। इसलिए क्या करता है कि अपने घर परिवार नहीं के विकास, समृद्धि माने स्ट्रांग होने के लिए, और साथ में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, नहीं, पर्यावरण को संरक्षण, प्रदूषित होने से बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक उपाय लगाता है। परिवार के पर्यावरण कैसे संरक्षित रहता है? जनसंख्या वृद्धि जहाँ होगा वहाँ गंदगी फैलेगा, गंदगी जहाँ फैलेगा पर्यावरण दूषित होगा, ऐसा होता ही नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए के दृष्टिकोण से हम लोग को स्वतः चाहिए, मानव एक उच्च कोटि के समझदार इंसान है, तो अपने चाहिए कि हम लोग को परिवार नियोजन करा देना है। मैंने बच्चे उत्पन्न नहीं करें, बच्चे जन्म नहीं दें। हमारे फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो, इसीलिए
राजीव गांधी जो अनाउंस किए थे जाते हो ना, उनका नारा था हम दो हमारे दो, हैं हम दो हमारे दो। चाइना में भी चल रहा है हम दो हमारे एक। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे अग्रणी चीन है, उसके बाद भारत है। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अग्रणी सोवियत रूस और भारत का स्थान 7वां। समझ सकते हो कि भारत में कितनी जनसंख्या है। नहीं, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो शहर में पहले ट्रैफिक जाम नहीं होता था, अब वहाँ भीड़ लग जाता है, ट्रैफिक जाम होने लगा। कैसे? जनसंख्या वृद्धि हुआ। कैसे? मोटर वाहनों का संख्या में वृद्धि हुआ। इधर जनसंख्या भी बढ़ रहा है और ये स्वचालित वाहन भी बढ़ रहे हैं। जमुआ में कभी जाम नहीं लगता था, अब अक्सर देखो जाम रहता है। पर्व त्यौहार में तो और ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है कि नहीं? तो यह सारे जनसंख्या का ही देन है। जनसंख्या वृद्धि हुआ, हमारे इलाके में भीड़ बढ़ा। जितने घर हम लोग अपने गांव में देखते थे, अब कई घर बन गए हैं। क्या वे सारे घर खाली हैं? उन सारे घरों में परिवार है नहीं, तो बढ़ा तभी ना, आकार बढ़ा, रहने का घर भी बढ़ाना पड़ा, जमीन उतना ही है, खाने का अभाव होने लगा, कुपोषण का शिकार हो गया। इससे बेहतर है कि हम कहें परिवार नियोजन करा करके हम सीमित जनसंख्या रखें अपने परिवार में। हमारे पास जितना आय स्रोत है हम उसी के अनुसार चलना चाहेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि परिवार को सीमित रखना। नहीं तो परिवार को सीमित रखने के जो कुछ उपाय हैं, जो तुम्हारे बुक के द्वारा हम लिखे हुए हैं कि गर्भ निरोध। गर्भ निरोध कहने का मतलब कि वो दंपति गर्भ धारण करबे नहीं करे, जो उस दंपति की पत्नी गर्भ धारण नहीं करे। तो गर्भ धारण नहीं करने के कुछ उपाय लिखे हुए हैं। लोग लूप लगाता है या कॉपर की योनि में, ठीक है, और वो क्या करता है कि निषेचन नहीं होने देता है। यह सारे जो हैं उसके माध्यम से होता क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु के बीच जो है ना वो संलयन नहीं होने देता है, ठीक है। तो निषेचित नहीं हो पाता है, तो गर्भ धारण नहीं कर पाता है। लोग कंडोम भी लगाता है, रासायनिक विधियों का भी उपयोग करता है। गर्भ निरोधक गोलियां बहुत सारा मार्केट में आ गया है, WHO द्वारा प्रमाणित किया हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित किया हुआ बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियां भी आ गया है। लोग उसका भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। और अगला क्या है कि नसबंदी ये है, और ये बंध्याकरण। नसबंदी जो होता है वो पुरुषों में होता है और ये बंध्याकरण भी उसी प्रकार होता है। तो ये नसबंदी में क्या कि शुक्र वाहिकाएं जो है, जो नलियां हैं, ठीक है, उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा काट दिया जाता है। फिर शुक्राशय से शुक्राणु बाहर नहीं आ पाता है। जब बाहर नहीं आ पाएगा तो उसको अंडाणु के साथ निषेचन करने का कहीं मिलेगा नहीं। महिलाओं में भी बंध्याकरण होता है, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग करवा दिया, कहता है ना, फैमिली प्लानिंग करवा दिया तो अंडवाहिकाएं को, दोनों तरफ जो अंडवाहिकाएं हैं ना उसको काट दिया जाता है और वहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से परिवार नियोजन के ये उपाय हो गए, जनसंख्या नियंत्रण के भी ये उपाय हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिवार नियोजन। अब 154 पेज में कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन 1, 2, 3 का आंसर हम दे चुके हैं पहले। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। आखिर माँ के शरीर में जो, माँ के गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा होता है ना,
उसको भी तो पोषण चाहिए, वो भी श्वसन करता है, वो भी उत्सर्जन करता है, सब काम होता है वहाँ। कैसे? तो आंसर यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, यानी माँ के ब्लड से पोषण मिलता है। रुधिर वही हुआ ना। माँ के गर्भाशय में एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तस्तरीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती, माने गर्भाशय का जो दीवार है ना, उसमें वो फिक्स रहता है, धसा हुआ रहता है, यानी उसमें चिपका रहता है, प्लेसेंटा। इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक या प्रवर्ध होते हैं। तो भ्रूण के भी शरीर से जो वहाँ पर पड़ रहा होता है ना बच्चा, उसका शरीर से भी एक ऊतक का प्रवर्ध निकला हुआ रहता है, नलिकाएं, ठीक है। और वो जो है सो माँ के शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। जो इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक प्रवर्ध हो, जिसके माध्यम से माँ के शरीर से जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और अन्य जो पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ, उसको वो क्या करता है? अवशोषित करते रहता है, स्थानांतरण होता है उसको। नहीं तो जब बच्चा जन्म होता है ना, तो उसका नाभि को काटा जाता है ना, वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, बुझे कि नहीं? वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, तो माँ के रुधिर का स्राव के साथ साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज उसी के द्वारा, उसी पाइप के द्वारा, नली के द्वारा भ्रूण के पास आता है, और इस प्रकार उसको भी पोषण मिलता है वहाँ। अगला क्वेश्चन है कि क्या महिलाएं यदि कॉपर टी लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या महिलाएं कॉपर टी लगाते हैं तो क्या इससे यौन संचरित रोग से बचा जा सकता है? तो देखो, ये WHO के द्वारा प्रमाणित किया हुआ चीज़ है। कहता है कि कॉपर टी के प्रयोग सिर्फ गर्भ निरोधक उपाय है। कॉपर टी का प्रयोग सिर्फ गर्भ निरोधक उपाय माने गर्भधारण नहीं हो सकता है, इससे यौन संचरित रोग से नहीं बचा जा सकता है। फिर भी आंशिक रूप से यह सुरक्षा प्रदान करता है, 100% नहीं, थोड़ा सा तुमको बचाएगा ये यौन संचरित रोग से। तो इसके प्रयोग से जो है ना, इसके उपयोग से हम यौन संचरित रोग से सुरक्षित रह जाएंगे, वो हमारी भूल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग अभ्यास में आएंगे, ठीक है।